जय हिंद दोस्तों। आज को वीडियो आपके लिए बहुत खास है और आज अपन को भारत को प्राकृतिक पढ़ने, ठीक है, यानी भारत में प्राकृतिक रूप से क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो अपन ने भारत को पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर भारत के स्थान तक को पता लगा लेते हो कि अपने भारत के से कहाँ तक, मतलब कहाँ पर स्थित है पृथ्वी पर। ठीक है, तो अपन ने देखा था, यदि हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो थोड़ा सा हम बता दें। यदि हम भारत को देखते हैं तो आपको पता है बीच में विषुवत रेखा है, इसके ऊपर कर्क रेखा है, इसके नीचे मकर रेखा है और अपना भारत कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है। कहाँ पर है? कर्क रेखा पर उपस्थित है, आपको पता है। ठीक है, यदि हम गोलार्ध की बात करते हैं, पूछा जाता है आपसे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यदि हम उत्तर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यदि हम इसको 20 से मध्य रेखा के रूप में बांट देते हैं तो ए भाग हो जाएगा अपना कौन सा? पूर्वी, और ए भाग हो जाएगा अपना पश्चिमी। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर कहाँ पर है अपना? बीच में। यदि हम सेंटर से देखते हैं तो सबसे ऊपर अपना उत्तर होता है, नीचे अपना दक्षिण होता है, ए अपना पूर्व होगा, ए अपना पश्चिम होगा। तो भारत की एक्यूरेट स्थिति को देखें तो ये हमें बीच में मिलता है। तो भारत हमारी पृथ्वी के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर है? भारत कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पूर्व में स्थित है। और गोलार्ध की बात करी जाए तो गोलार्ध में अपना उत्तरी गोलार्ध, कौन सा अपना? उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो अपन ने भारत की स्थिति अच्छी तरह से देख ली। अब इतने से हमने निकाल के आज आपको सामने ले आए, तो आज अपन को भारत को प्राकृतिक पढ़ने। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात को समझो, क्योंकि अपन हम जो पढ़ा रहे ऊके लाने आपको रटने नहीं, बस समझने हैं और सेंस लगा के काम करने अपन को। ठीक है, यदि सोचा जाए कि किसी भी स्थल का प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक क्षेत्र का मतलब है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर जो स्थला आकृति बनी थी, उस स्थला आकृति में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ठीक है, वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को ही बोलते हैं हम प्राकृतिक क्षेत्र या प्राकृतिक स्थल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का हम जो बोलते हैं आप लोगों से कि दो मैप रखना, एक तो प्राकृतिक, एक राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि राजनीति किसके द्वारा होती है? लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा जो भारत को बांटा गया, ठीक है, जो कि अपने भारत की स्थलाकृति को 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। बांटा गया कि नहीं? तो यदि हम राज्य के अकॉर्डिंग जानकारी करते हैं तो वो भारत का राजनीतिक कहलाएगा। और यदि हम प्रकृति, उसके धरातल से संबंधित किसी भी जानकारी को करते हैं तो वो आपको क्या कहलाएगा? प्राकृतिक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो आज अपन को प्राकृतिक क्षेत्र का कुछ मुख्य अंश भाग पढ़ना है। उसके बाद जब हम एक एक राज्य के बारे में बताएंगे तो उसमें हम विस्तारित रूप से करेंगे। तो आज आपके लिए बस इतना है कि पूरे भारत पर जो अपने प्राकृतिक स्थल के रूप में, मतलब प्रकृति के द्वारा दी हुई जो स्थल हैं, वो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनकी जानकारी हमें करना है। ठीक है, तो आप हम देखते सबसे पहले अपन भारत को सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि कहाँ हमारा प्राकृतिक रूप स्वरूप अपने भारत का कैसा है। ठीक है, सबसे ऊपर चलते हैं तो आपको हम बता दें, बस आप लोग देखते चलना, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे और यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना पूरा क्षेत्र जो आता है ये हमारा किस में आ जाएगा? हिमालय पर्वत में। किस में आ जाएगा? हिमालय पर्वत में। आज हम हिमालय पर्वत के बारे में बस थोड़ा सा बताएंगे और जब हम हिमालय पर्वत का पूरा पढ़ेंगे तो उसका सब बताएंगे कि हिमालय पर्वत क्या है। यदि हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत हमारा कितने राज्यों से होकर है? तो अपना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा यूपी का ऊपर का, यानी इसका उत्तरी, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम,
ठीक है, और असम। इतने सारे राज्य अपने किस पर्वत में आते हैं? तो हमारे हिमालय पर्वत में आते हैं। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत की बात की जाए तो आप बस ध्यान से देखते रहना, आपको क्या करना है, हिमालय पर्वत के सबसे ऊपर यहाँ पर अपनी एक श्रेणी है, उसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी के नीचे अपनी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के नीचे अपनी कौन सी है? जास्कर श्रेणी। और जास्कर श्रेणी के नीचे कौन सी है अपनी? पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, और नीचे अपना कौन सा है? ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे अपन शिवालिक। क्या बोलेंगे? शिवालिक या निम्न हिमालय। अभी हाल में तो आपको बस इतना याद करके चलना है। तो हम देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी, याद कर लेना। और काराकोरम श्रेणी के नीचे कौन सी है? लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के नीचे कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के नीचे अपनी पीर पंजाल श्रेणी है। और पीर पंजाल श्रेणी के नीचे अपना कौन सा है? तो शिवालिक निम्न हिमालय, जो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, यानी सबसे नीचे वाला भाग माना जाता है। ठीक है, इतना अपन ने कहाँ देख लिया? जम्मू कश्मीर में। यदि जम्मू कश्मीर से हम थोड़े से नीचे आते हैं, ठीक है, यदि हम जम्मू कश्मीर से थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ हमें यूपी में मिलेगा रोहेलखंड का मैदान। ठीक है, क्या मिलेगा? रोहेलखंड का मैदान। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हम राजस्थान में घुसते हैं तो राजस्थान में हमें मिलेगा भारतीय मरुस्थल। ठीक है, इसी के बगल में राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। ठीक, और इसी राजस्थान में हमें मिल जाता है क्या? अरावली पर्वत। क्या मिल जाता है अपना? अरावली पर्वत। ठीक है, यदि हम अरावली पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत तो जब बताएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। यदि हम अरावली पर्वत की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा पर्वत है माउंट आबू। कौन सा पर्वत है? माउंट आबू। तो माउंट आबू पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी अपनी? तो गुरु शिखर। इसको याद करना, क्योंकि आज अपन ओनली केवल पर्वत पठार श्रेणियाँ ही पढ़ेंगे, पर्वत श्रेणियाँ और पठार को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में और देखेंगे। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो है अपना, वो उस पर माउंट आबू पर्वत सबसे बड़ा है और उसी के ऊपर है गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर है अपनी क्या? तो कच्छ की रण। यहाँ पर क्या है? गुजरात में, तो कच्छ की रण। ठीक है, यदि कच्छ की रण की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का भारत का दलदल है और यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो जैव विविधता अधिक है, यानी यहाँ पर दलदल है और मिट्टी भी है और पानी भी है, तो वहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है, वनस्पतियाँ भी अपन को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम दलदल की बात करते हैं तो कच्छ की रण जो अपने भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। इसीलिए ये वाला जो प्रायद्वीप है, ये वाला जो प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं कच्छ का प्रायद्वीप। इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का प्रायद्वीप। ठीक है, यदि गुजरात में दूसरा प्रायद्वीप दिख रहा होगा ये आपको, इसको बोलते हैं अपन क्या? काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़
प्रायद्वीप। और गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही अपना एक स्थान है गिर पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो गिर पहाड़ियाँ हैं। आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेंगे कि गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये अपनी कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर पहाड़ियाँ बस ऐसे याद कर लेना कि गिर पहाड़ी, ठीक है, गिरिवन, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अपने गुजरात में स्थित है। और ये गिरिवन जो है, अपने गिर पहाड़ियाँ हैं, ये एशियाई सिंहों के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है? तो एशियाई सिंहों के लिए मशहूर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो अपन यूपी में आ गए थे रोहिलखंड, यहाँ तो हो गया। अब इस साइड चलते हैं अपन, ठीक है। रोहिलखंड के बाद मिलेगा आपको अवध का मैदान। क्या मिलेगा? अवध का मैदान। और इसी के अवध के थोड़े आगे मिलेगा अपन को तराई। क्या मिलेगा? तराई। अच्छा, यदि तराई की चर्चा की जाए तो हम थोड़ा सा बता दें, फिर तो आपको पढ़ाना है ये है हमें पूरा डिटेल से, तो थोड़ा समझते चलते हैं ताकि आगे जाके आपको याद हो जाए। यदि हम तराई की बात करते हैं तो तराई कहलाती क्या है? तो तराई को ऐसा समझते हैं कि दो पर्वत हैं, दो पर्वत श्रेणियाँ हैं या दो पर्वत हैं, और उनके बीच में जो मैदान डला है, जो मैदान है, उसी को बोला जाता है तराई। जो आप पढ़ते हैं ना 1191, 1192, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तो वे दोनों युद्ध इस तराई वाले क्षेत्र में हुए। कहाँ पर हुए? इस तराई वाले क्षेत्र में। तो तराई समझ में आ गई ना? तो तराई का मतलब है दो पर्वतों के बीच में जो मैदान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। यदि हम सिक्किम में चलते हैं तो यहाँ मिलेगा अपन को कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा चोटी, ठीक है। अच्छा, यदि हम कंचनजंगा चोटी की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो विवादित रूप से, अच्छा थोड़ा सा बता दें, जो माउंट एवरेस्ट है वो थोड़ी विवादित है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको बोला जाता है? तो कंचनजंगा को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड है अपना। क्या है? उत्तराखंड। यहाँ पर दो पर्वत हैं, तो कामेट और दूसरा है नंदा देवी चोटी, ठीक है। यदि हम नंदा देवी की बात करते हैं तो यह भारत की दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी ऊंची चोटी मानी जाती है? तो दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है। थोड़ा बताते चल रहे हैं। इसके बाद एक चोटी अपनी यहाँ पर है जिसको बोलते हैं अपन नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। तो हमने देखा कि हिमालय में अभी हाल में हमने भारत की नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी और कंचनजंगा, और एक और अपन में याद कर लो, इतने है अपनी कौन सी? तो नामचा बरवा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि हम थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में तो अन्नपूर्णा, ठीक है, और यहीं पर अपनी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। यदि हम माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, और इसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा पढ़ते चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर डफला पहाड़ियाँ, कौन सी है अपनी? डफला पहाड़ियाँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ मिलेगी मिसमी पहाड़ियाँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ चलते हैं तो अपन को मिलेगी लोसाई और पटकुई पर्वत श्रेणी, पटकुई पर्वत श्रेणी,
इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे मिलेंगे अपन को नागा पहाड़ियाँ। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ मिलेंगी अपन को मिजो पहाड़ियाँ। कौन सी है? मिजो पहाड़ियाँ। और बीच में जब हम जैसे ही मेघालय पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको 3 पर्वत चोटियाँ मिलती हैं, जिनके नाम है गारो, खासी और जयंती। ठीक है, तो ये अपनी कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम अंदर को आते हैं। तो अंदर आते हैं तो हम थोड़े से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? राजमहल की पहाड़ियाँ। क्या बोलेगी? राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों के नीचे अपन को मिलती हैं यहाँ पर गड़जाट की पहाड़ियाँ। ठीक है, गड़जाट की पहाड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगी आपको मलयगिरी पर्वत। कौन सा? मलयगिरी पर्वत चोटी। ठीक है, अच्छा यदि हम अब देखते हैं तो राजमहल पहाड़ी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर झारखंड में यहाँ पर मिलता है अपन को हजारीबाग पठार। ठीक है, हजारीबाग पठार के नीचे मिलता है अपना छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर मिलेगा आपको छोटा नागपुर का पठार। इसी के थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ मिलेगा रांची का पठार। ठीक है, थोड़े से हम बगल में आ जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को बघेलखंड का पठार। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड के पठार के यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी के ऊपर देखते हैं थोड़ा सा तो यहाँ मिलेगा अपन को बुंदेलखंड का पठार। ठीक, और यदि हम बुंदेलखंड के पठार के जस्ट यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ मिलेगा अपन को मालवा का पठार। ठीक है, यदि हम मालवा के थोड़े से पठार के नीचे चलते हैं तो यहाँ मिल जाएगा अपन को विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के नीचे थोड़ा सा समझाए दे रहे हैं, यहाँ पर अपनी एक नदी है नर्मदा, और यदि इसको नीचे देखते हैं तो यहाँ मिलेगा अपन को सतपुड़ा। यदि सतपुड़ा के बगल में चलते तो यहाँ मिलेगी अपन को मैकाल श्रेणी। कौन सी? मैकाल श्रेणी। और सतपुड़ा के बगल में यहाँ पर है अपना कौन सा? महादेव श्रेणी। ठीक है, इसके बाद सतपुड़ा के इस साइड है अपनी कौन सी? तो ग्वालीगढ़। कौन सी है? ग्वालीगढ़। बस मैप पर देखते चलना और आपको पता चलता जाएगा। सतपुड़ा का ही हिस्सा है ग्वालीगढ़, सतपुड़ा का है महादेव, और सतपुड़ा पे है अपनों का मैकाल। यानी सतपुड़ा मैकाल दो भागों में बटा है। ठीक है, महादेव श्रेणी की बात करते हैं तो इसी पर अपनी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी। कौन से काय पे है? तो महादेव पर। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम एमपी को छोड़कर नीचे आते हैं महाराष्ट्र में तो यहाँ मिलेगी अपन को अजंता पहाड़ी। ठीक है, अजंता पहाड़ी के बाद अपन को यहाँ मिलेगी अपन को हरिश्चंद्र पहाड़ी।
कौन सी? हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र में, तो यहाँ मिल जाएगी अपन को कौन सी? सतमाला पहाड़ी। और यहीं पर बीच में अपन को एक पहाड़ी और मिल जाती है, उसका नाम है बालाघाट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बालाघाट पहाड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं तो मिल जाती है कौन सी चोटी? तो कालसुबाई। कालसुबाई के नीचे अपना कौन सा है? तो आपको पता चलेगा महाबलेश्वर। ठीक है, और यहीं पर हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर एक पर्वत और भी है, उसका नाम है रत्नागिरी पर्वत। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमें क्या क्या दिख गया? अजंता, सतमाला, बालाघाट की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। इसके बाद अपन ने 3 चोटियाँ देखी, महाबलेश्वर, कालसुबाई और रत्नागिरी। ये सारी के तहत अपने तो महाबलेश्वर में। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर है अपना क्या? दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के नीचे अपना कौन सा है? तो धारवाड़ का पठार। ठीक है, सुनते जाना, अगर देखे क्या है स्पेस कम है इसलिए सुनते जाना और आप लिखते जाना बस। ठीक है, तो दक्कन के पठार के नीचे अपना धारवाड़ का पठार, और यहीं पर बगल में तेलंगाना का पठार। कौन सा है अपना? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार के नीचे हम यहाँ पर चलेंगे थोड़ा सा तमिलनाडु की साइड, तो पालकोंडा श्रेणी। ठीक है, तमिलनाडु में थोड़ा सा और चलेंगे तो सेवराय श्रेणी। सेवराय के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जावदी श्रेणी। कौन सी है? जावदी श्रेणी। और थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ मिलेगी आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला श्रेणी। नल्ला मल्ला श्रेणी। ठीक है, अच्छा, इसके हम थोड़े ऊपर और जाते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगी अपन को महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्या मिल जाता है? महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी। यदि यहाँ हम छत्तीसगढ़ में आते हैं तो यहाँ मिल जाता है दंडकारण्य का पठार। पठार भी है, और यहीं पर बस्तर का पठार और दंडकारण्य के वन कहाँ पर हैं? तो यहीं पर है। ठीक है, यदि हम और नीचे चलते हैं, आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे कौन सी है अपनी? नीलगिरी पहाड़ी पर तो डोडा बेटा चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। नीलगिरी के नीचे अपनी कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो उसका नाम है अपना अन्नामलाई। कौन से? अन्नामलाई पर एक चोटी है, उसका नाम है अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अन्नामलाई के जस्ट नीचे यहाँ पर मिलेगी आपको कार्डमम की पहाड़ियाँ। क्या मिल जाएगी अपन को? कार्डमम की पहाड़ी, या उसी को बोलते हैं इलायची की पहाड़ी। उसी को क्या बोलते हैं अपन? इलायची की पहाड़ी। और जस्ट में आपका नीचे, सबसे नीचे पूछ लेते हैं कि भारत की मुख्य की सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है महेंद्र पर्वत। कौन सा पर्वत है?
महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। तो आपने देखा आज कि अपन ने भारत के प्राकृतिक स्वरूप का थोड़ा सा शॉर्ट रूप आपको बताया है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे कि बहुत कुछ छूटा है, तो हाँ मैं पता है छूटा है। छूटने का कारण यह है कि आज हमें आपको थोड़ा सा मुख्य बात बताना थी, ठीक है। तो जब हम इनको पूरे राज्य बाई राज्य पढ़ेंगे या एक एक खंड करके पढ़ेंगे तो आपका फुल डिटेल दी जाएगी, ठीक है। क्या किया जाएगा? फुल डिटेल दी जाएगी। तो एक बार हमारे साथ आओ और अपन सब जने क्या करें? रिवीजन करें। एक बार क्या करें? रिवीजन करें, ठीक है। तो अब रिवीजन के तौर पर आप लोग ध्यान देना, हम थोड़ा दूर हो जाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसको अब हम क्या करेंगे? सीखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी पढ़ाई पर। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आज कि भारत की स्थिति, कि भारत किस गोलार्ध में है। तो यदि हम भारत की स्थिति में उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध को देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी पश्चिमी हिस्से को देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमारी स्थिति कहाँ पर है? कर्क रेखा पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हम भारत के, यानी कि पृथ्वी के उत्तर पूर्व में है। उसके बाद हमने निकाल लिया अपने भारत को, और भारत के बारे में थोड़ा सा अपन आज पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम सबसे ऊपर देखते हैं यहाँ पर अपनी कौन सी? काराकोरम श्रेणी। क्वेश्चन भी हम बताते जाएंगे। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है अपनी? तो काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी के नीचे कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। आप लोग याद करते चलना कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के नीचे जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के नीचे है अपनी पीर पंजाल श्रेणी। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसका आंसर आप दोगे क्या? पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और उसके नीचे अपना कौन सा है? हिमालय का तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, यानी कि शिवालिक निम्न हिमालय। उत्तराखंड में हमें दो चीज़ें मिली, एक तो कामेट पर्वत, दूसरा नंदा देवी पर्वत। याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है कि कामेट पर्वत कहाँ पर है अपना? तो उत्तराखंड में, और नंदा देवी पर्वत कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में, ठीक है। अन्नपूर्णा आपकी नेपाल की है, छोड़ दी हमने कुछ, जब हम हिमालय को पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये दोनों पर्वत चोटी कहाँ की है अपने? तो ये है अपनी नेपाल की। नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, और यह कैसी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। इतना ही याद करें अभी हाल। तो इसके बाद चले थे हम कहाँ पर? अपने सिक्किम पर। तो सिक्किम में अपनी कौन सी है? कंचनजंगा, जो हमने बताई आपको कि यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है। याद करना, क्योंकि जो अपने हमने बताया है माउंट एवरेस्ट K2 है, वो विवादित रूप से चलती है, इसलिए सबसे ऊंची हम इसी को मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसकी भी कहानी बताएगी क्या है, आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था डफला श्रेणी, कितने है अपनी? तो अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मिसमी श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश। पटकुई लुसाई, ये भी अपनी कितने है बेटा? तो अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड में अपनी कौन सी है बेटा अपनी? तो नागा पहाड़ियाँ। और मिजोरम में कौन सी है अपनी? तो मिजो पहाड़ियाँ। इसके बाद हमने देखी थी तीनों कहाँ की? तो मेघालय की। मेघालय में हमने देखा था गारो खासी जानतियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो यूपी में आ जाते हैं थोड़ा। तो तराई हमने आपको बता दिया था, अभी बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को, तो अभी हम सब जाएंगे बाद में। तो तराई जो हमने बोला था कि दो पर्वतों के बीच में जो मैदान डाला रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं। और इन तराई का यूज मैदान के रूप में, घास के रूप में और लड़ाइयों के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। इसके बाद तराई के जस्ट थोड़े से आगे है अपना कौन सा? अवध का मैदान, और यहीं पर है अपना रोहिलखंड का मैदान, ठीक है। यदि हम रोहिलखंड के मैदान के थोड़ा नीचे चलते हैं तो अपने कहाँ पर आ जाएंगे? यूपी से अपने बुंदेलखंड में, क्योंकि वो यूपी में भी है और एमपी में भी है। तो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार। हजारीबाग कहाँ पर है अपना? हजारीबाग का पठार तो झारखंड में है। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार भी अपना झारखंड, रांची, और रांची का पठार ये अपना झारखंड में है, ठीक है। यदि हम राजमहल की पहाड़ियाँ देखते हैं तो कहाँ पर है अपनी जी? तो जी अपनी कहाँ है? झारखंड और बिहार की सीमा पर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं तो
गडजाट की पहाड़ियाँ। गडजाट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मलयगिरी पर्वत के जस्ट ऊपर। मलयगिरी पर्वत कहाँ पर है अपना? तो उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद हम चले थे थोड़ा आगे, तो यहाँ पर छोटा नागपुर के जस्ट ऊपर कौन सा है अपना? तो बघेलखंड का पठार। कौन सा है अपना? तो बघेलखंड का पठार है। और इसी के बगल में कौन सा है? तो कैमूर श्रेणियाँ है, ठीक है। बुंदेलखंड के पठार के बगल में कौन सा है अपना? तो मालवा का पठार है। मालवा पठार के नीचे अपना कौन सा है? तो विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के नीचे कौन सा है? तो सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी पे ग्वालियर की श्रेणी और महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, जिस पर अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बाद आए कि हम थोड़ा सा महाराष्ट्र में, यहाँ हमने देखा था तो अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रृंखला। इसके बाद हमने देखा था सातमाला। इसके बाद अपन ने देखा था बालाघाट श्रेणी। इसके बाद देखी थी हमने बेटा हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। तो ये सारी के यहाँ तीनों की तीनों महाराष्ट्र में। इसके बाद यहाँ देखा था हमने तो कालसुबाई, इसके बाद महाबलेश्वर और यहीं पर रत्नागिरी पर्वत। तो तीनों हमने पर्वत देख लिए थे। दक्कन का पठार की बात करते हैं तो दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। इसी का हिस्सा ही मालवा का पठार मानते हैं, ठीक है। दक्कन के पठार के नीचे अपना कौन सा? धारवाड़ का पठार, जो कि कर्नाटक में है। इसके बाद दक्कन के पठार के बगल में अपना कौन सा है? तेलंगाना का पठार है। छत्तीसगढ़ में आए तो हम देखेंगे तो यहाँ पर अपना कौन सा है? दंडकारण्य के वन है, दंडकारण्य का पठार भी है। इसके बाद नीचे है बस्तर का पठार। यदि हम बेटा इसके बगल में चलते हैं दंडकारण्य यानी कि उड़ीसा में, तो यहाँ मिलेगा हमें क्या? महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। इसके बाद नीचे जैसे ही आए थे तो हमें आंध्र प्रदेश में मिली थी नल्ला मल्ला श्रेणियाँ। कौन सी मिली थी? नल्ला मल्ला श्रेणियाँ कहाँ पर है? तो अपने आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर? तो पालकोंडा। यदि हम पालकोंडा की बात करते हैं तो पालकोंडा श्रेणी कहाँ पर है? तमिलनाडु। वहीं पर अपनी कौन सी है? सेवराय और वहीं पर अपनी जाब्दी। तो सेवराय, जाब्दी, पालकोंडा, ये तीनों, पालकोंडा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक फैली है और जाब्दी, सेवराय, ये दोनों तो टोटल कहाँ पर है? तो अपने तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद नीचे आए थे तो हमें कौन सा है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कि तीनों के बॉर्डर पर है। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों के बॉर्डर पर कौन सी है? तो अपनी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, अभी देखते चलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों के जस्ट नीचे यानी नीलगिरी की पहाड़ पर अपना जो डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी चोटी कहलाते हैं, उसके नीचे अपनी कौन सी है? तो अन्नामलाई। कौन सी है? तो अन्नामलाई। अन्नामलाई के ऊपर कौन सी है अपनी? तो अन्नाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यदि हम अन्नामलाई की बात करते हैं तो उसके नीचे अपना कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ। यदि हम कार्डमम की बात करते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है अपने को इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ी के जस्ट नीचे अपना कौन सा? तो भारत को सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा माना जाता है? तो महेंद्र पर्वत। कौन सा? महेंद्रगिरी पर्वत, जो अपना कहाँ पर है? तो सबसे दक्षिण पर्वत किसका? तो भारत का। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? यहाँ पर आते हैं हम गुजरात पर। गुजरात का ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है और ये अपना कच्छ का प्रायद्वीप है, ठीक है। अच्छा, कच्छ प्रायद्वीप है। कच्छ की रण एक प्रकार की दलदल है, हमने आपको बता दिया है, ठीक है, जो कहाँ पर है अपने? तो गुजरात में है। जैसे ही हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ मिला हमें कौन सा अपना? तो ये मिला अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट आबू। और माउंट आबू पर सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है? तो गुरु शिखर है। यदि हम राजस्थान के बांगड़ की बात करते हैं तो बांगड़ का मतलब समझना चाहिए पहले आप लोगों को। बांगड़ का मतलब है गौचारण। क्या? गौचारण क्षेत्र, अर्थात वहाँ पर गायों के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है? शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पर छोटी छोटी घास है, गौचारण है, मतलब गायों को चराने के लिए चारण। और वहाँ पर पुरानी मिट्टी है बांगड़ जिसको बोलते हैं, तो इसलिए उसको बोला जाता है राजस्थान का बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ अर्थात गौचारण भूमि, राजस्थान की गौचारण भूमि अर्थात चारे वाली भूमि को ही राजस्थान बांगड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम कहाँ पर? भारतीय मरुस्थल पर। तो भारतीय मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान के जस्ट पश्चिम में स्थित है। तो इस तरह हमने आज भारत को थोड़ो सो प्राकृतिक स्वरूप पढ़ो। कैसे पढ़ो? थोड़ो सो प्राकृतिक स्वरूप पढ़ो। ईखो अब और भी पढ़ने अपन को। क्यों? क्योंकि जब अपन इसके राज्य बाई राज्य के हिसाब से चले तो एक जिला में, एक राज्य में कितनों क्षेत्र हो वो अपन पूरा डिटेल से करके चले। आप लोग एक माइंड से सोचना, जो भी न्यू व्यूअर हैं आप लोग सोचना बस कि आपको इतना सारा जो मिल रहा है, ना तो आपको कोई चार्ज देना पड़ रहा है ना कुछ देना पड़ रहा है। इसलिए सब लोग अच्छी तरह से पढ़ते चले,
और राइट करते चले, ठीक है, और लिखते चले और अपने दोस्तों को शेयर करते चले। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जब तक अगर YouTube पर पढ़ाऊँगा तो मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा, हमेशा फ्री पढ़ाऊँगा। क्योंकि मेरे पास ना तो आप नोट्स को समझना कि मेरे पास कोई नोट्स है, ठीक है, ना कोई PDF है, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किताबें और हमारा माइंड है, जिसको यूज कीजिए जिस तरह मैंने किया है। किताब को रखिए, मैप को रखिए, मैं समझाता जाऊंगा, आप लोग समझते चलो, क्रम से चले चले, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अपन एक ना एक दिन पूरे ज़रूर हो जाएंगे। जो कुछ आपका बचता है तो इसको ये मत समझना कि हमें सर जी ने ये नहीं बताया है, नहीं, अभी आपको थोड़ा ही बताया है हमने। धीरे धीरे अपन आगे और बढ़े चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। भारत का अपन ने प्राकृतिक पढ़ लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।